अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर फरासत अली डोगर। आज हम एक बहुत अहम सवाल के ऊपर बात करेंगे कि क्या शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ की शादी की जा सकती है। ये एक बहुत अहम सवाल है। अब इस सवाल के अंदर अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो दो पहलू आते हैं। कुछ लोग आके ये सवाल करते हैं कि क्या शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ की शादी की जा सकती है, यानी पूछने का मतलब ये होता है कि क्या शादी करने से ये ठीक हो जाएगा, यानी शादी को एज ए उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज ले लेते हैं कि बहुत सारे लोग जी हमें फलाने ने मशवरा दिया था कि इसकी शादी कर देंगे ठीक हो जाएगा, इसने मशवरा दिया था शादी कर देंगे तो कोई पार्टनर आएगा उससे बातचीत होगी, कैथारसिस होगा, ठीक हो जाएगा, शादी कर देंगे तो उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा तो ठीक हो जाएगा। यानी शादी बमाना इलाज, ये एक मैं समझता हूँ कि इंतहाई गलत तस्वुर है कि पहले ही वो अपने आप को संभालने के सही तरीके से काबिल नहीं है, यानी उसको दवाई की ज़रूरत है या बाकी चीज़ों की ज़रूरत है, और उससे शादी एज ए ट्रीटमेंट के उससे ये मसला ठीक हो जाएगा तो नहीं ठीक होगा। अब इसी सवाल का दूसरा पहलू ये है कि क्या शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ वाकई इतना ठीक हो जाता है? क्या वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ सही तौर पर अदा कर सकता है या नहीं कर सकता? क्या वो इस बीमारी के बच्चों में आने के इम्कानात होते हैं या नहीं होते? क्या बीमारी एक ठीक हो गया, उसकी दवाइयाँ ले रहा है, ठीक हो गया, वापस आने के इम्कानात होते हैं या नहीं होते? तो इस तरह के और बहुत सारे सवालात हैं जो हम शादी के कॉन्टेक्स्ट में इन चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। अब शादी के हवाले से 5-6 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर हम बात करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा अहम है कि अगर हम शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ की शादी करते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। लेकिन वो बातें डिस्कस करने से पहले हमारे जो सवाल था कि क्या शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ की शादी की जा सकती है, तो उसका जवाब है कि हाँ, की जा सकती है। लेकिन कब की जा सकती है? कि जब उसकी बीमारी की अलामत ठीक हो जाएँ। अगर वो दवाई बाकायदगी से खा रहा है और जो शिज़ोफ्रेनिया की अलामत है वो ठीक हो जाएँ, तो हाँ, शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ इतना ठीक हो जाते हैं कि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। कुछ लोग तो आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मरीज़ हमारा इतना ठीक हो गया कि जैसे कभी कोई मसला हुआ ही नहीं था, जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल लाइफ बेसलाइन फंक्शनिंग तक आ जाते हैं। यानी ज़हन के अंदर जो ये मिथ आता है, ये ख़यालात आते हैं कि पता नहीं मुकम्मल रिकवरी होती है या नहीं, तो ये सबसे पहले यहाँ पर ये डिस्क्लेमर ज़हन में रहे कि बहुत सारे मरीज़ शिज़ोफ्रेनिया के वो मुकम्मल ठीक हो जाते हैं और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार लेते हैं। अपने दोस्त बना सकते हैं, और उनकी शादी हो सकती है, जॉब कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे मरीज़ हैं कि बिल्कुल फैमिली बहुत परेशान थी कि ऐसा कि पता नहीं इसका फ्यूचर क्या बनेगा, और वो अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो यह है कि शादी की जा सकती है अगर मरीज़ ठीक है। लेकिन शादी अगर कर दी तो जहन में फिर और भी बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं जिनके ऊपर एक एक करके मैं जो है वो बात करता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि क्या ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ एज़ ए शोहर, बीवी की ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ क्या वो अदा कर सकता है? तो इसका जवाब भी है कि हाँ, ज़िम्मेदारियाँ अदा कर सकता है। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पता होता है, उसको जो बीवी के हकूक़ और बाकी चीज़ें, जैसे आम बंदे, जैसे नॉर्मल बंदा है वो तकरीबन नॉर्मल ही हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक पहलू आता है, वो आता है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से जो दवाइयाँ हमने इस्तेमाल करनी है, वो उनकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। उनको बगैर नागे के इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? क्यों? क्योंकि दवाई का जो दौरानिया है, जितना भी तय किया गया है, स्किज़ोफ्रेनिया में दवाई का दौरानिया ज़रा लंबा होता है। अगर पहली दफ़ा आए तो 1 साल, अगर दूसरी दफ़ा बीमारी रिलैप्स होगी तो 2 साल, 3 साल, फिर रिलैप्स होगी तो फिर दवाई ज़रा लंबा चलती है। तो दवाई का बाकायदगी से इस्तेमाल होगा तो अलामत नहीं आएँगी, तो अपनी सारी ज़िंदगी कामयाब बाकी सारी ज़िम्मेदारियाँ अदा करेगा। ठीक है? यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है कि क्या इस स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज़ अगर हम उसकी शादी कर देते हैं तो क्या वो अपना काम कर सकता है, अपनी इनकम कमा सकता है रीज़नेबल? तो इसका जवाब भी है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा कर सकता है, और शर्त अगेन पहले वाली है कि उसकी अलामत ठीक हो गई हों और उसके बाद वो दवाई बाकायदगी से इस्तेमाल कर ले तो ठीक है, फिर वो अपना काम और ये वाली सारी ज़िम्मेदारियाँ भी अदा कर लेता है। अगला सवाल ये पैदा होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया वाले मरीज़ तो बहुत अग्रेसिव होते हैं, वायलेंस होते हैं, तो बीवी के ऊपर, बच्चों के ऊपर वायलेंस के चांस कितने हैं? यहाँ पर भी मैं इन सारे सवालों के जवाब में एक बात हर सवाल के जवाब में मैं दोहराता रहूँगा, वो ये है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ में जो गुस्सा करने का या वायलेंस का या चीज़ों को नुकसान पहुँचाने के चांसेस होते हैं, वो भी बीमारी के रिलैप्स के साथ होते हैं। यानी मरीज़ बिल्कुल ठीक हो गया, काम कर रहा है, अब वो जो है वो दवाई जो छोड़ दी, दवाई होने के बाद रिलैप्स आ गया, तो रिलैप्स में जब से बाकी अलामत आती हैं, तो फिर उसके अंदर जो है वो एग्रेशन की ये अलामत भी वापस आ सकती हैं।
लेकिन अगर ट्रीटमेंट बाकायदगी से चल रहा है, रेगुलर दवाई चल रही है, तो फिर वायलेंस के चांसेस कम होते हैं। अब यहाँ पर एक और अहम पहलू भी सुने, ये बात आपको हैरान कौन लगेगी। रिसर्च ये कहती है कि स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों में जो वायलेंस का चांस बढ़ता है, उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा ये खुद विक्टिम होते हैं वायलेंस के, इनके ऊपर तशद्दुद ज़्यादा होता है। जैसे मसलन मिसाल के तौर पर गली में हम देखते हैं कि कोई मरीज़ है स्किज़ोफ्रेनिया का, आपस में बातें किए हुए अपनी दुनिया में मगन, और वो जा रहा है तो लोग बच्चे उसके ऊपर आवाज़ें कस रहे हैं, उसको ताने दे रहे हैं, जिस बात से वो इरिटेट होते हैं, तो वहाँ पर उनको बार बार पे वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, वो इरिटेट होते हैं। जब स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर कुछ अलामत ऐसी होती हैं कि बिल्कुल वो आइसोलेट हो जाते हैं, तन्हा हो जाते हैं, तो वहाँ भी वायलेंस का चांस ज़्यादा होता है, अब्यूज़ का चांस ज़्यादा होता है। फिर स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ को अगर जब वो ठीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा ताने सुनने पड़ते हैं कि ये तो नफ्सियाती मरीज़ है, ये तो पागल है, ये तो दवाइयाँ खाता है, इसको काम नहीं। तो इस तरह की अलामत जो है वो उसको, या इस तरह का बिहेवियर लोगों का उसके एग्रेशन को प्रोवोक करता है। अगर इन चीज़ों को हम बहुत मैनेज कर लें या इस तरह के बिहेवियर को ज़रा कंट्रोल कर लें फैमिली, तो हमने देखा है कि जैसे बिल्कुल उनका जो अग्रेशन लेवल है वो बिल्कुल नीचे आ जाता है और कोई रिस्क उसके हवाले से नहीं होता। अगला सवाल जो इस कॉन्टेक्स्ट में जो अहम पहलू है वो उसके ऊपर हमने बात करनी है, वो है सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स। ये बहुत अहम है। ज़ाहिर शादी करनी है, बीवी के साथ ताल्लुकात बनाने हैं, जो वो ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो हमने ये देखा है कि जो, और ये सवाल आता है कि क्या इसके हवाले से अपना ये जो ज़िम्मेदारियाँ अदा कर सकता है या नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमने दो पहलू देखने हैं। एक ये कि स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ में बज़ाते खुद सेक्सुअल प्रॉब्लम आ जाते हैं और सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है, या इस तरह की तरफ चीज़ों के ध्यान नहीं जाता। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़हन में और थॉट्स या भी आवाज़ें वो चीज़ें चल रही होती हैं, तो इस वाले से चीज़ें कम हो जाती हैं। अच्छा, अब एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया को इस्तेमाल करने के लिए अद्वियात हैं, तो उनके अंदर भी सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ज़्यादातर दवाएँ अद्वियात के अंदर होते हैं। अब मसले को कैसे हल करें या कैसे समझें? अब इस मसले को हम ऐसे समझेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज़ जब एक्टिव फेज़ में है तो इस चीज़ का इम्कान है कि वो सेक्सुअली परफॉर्म ना कर पाए। लेकिन जब उसका इलाज हो जाएगा और उस इलाज में दवाई खाने के इस्तेमाल के साथ जब उसकी अलामात में कम बेहतरी आएगी, तो ज़ाहिर है कि उसकी लाइफ के इस पहलू में भी ऑटोमेटिकली बेहतरी आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ औक़ात हमने देखा है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, उसके भी सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अब उनको हम कैसे टैकल करें? तो इसमें दो बातें समझें। पहली बात तो ये है कि ये सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो हर मरीज़ में नहीं आते, किसी में आते हैं। दूसरी चीज़, अब जिस किसी में आते हैं, तो अब इस मसले का क्या हल किया जाएगा? इस मसले का हल ये किया जाएगा कि बहुत सारी दवाइयों की ऐसी ऑप्शन होती हैं कि जिनको हम थोड़ी बहुत ही उसकी डोज़ मैनेज करने के साथ, या दवाई का उसकी किसी और दवाई का साथ इजाफे के साथ, या दवाई को तब्दील करने के साथ हम ये वाले साइड इफ़ेक्ट को भी मैनेज कर लेते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी मौजूद हैं जिनके सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स ना सिर्फ ये कि वो ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस इस कॉन्टेक्स्ट में बेहतर हो जाती है। तो अगर इस तरह का भी मसला हो, तो वो अपने साइकियाट्रिस्ट के साथ डिस्कशन करने के साथ है कि उसके डिस्कशन करने के नतीजे में अगर जो प्रॉब्लम सामने आएगा, उसके मुताबिक दवाइयों में डोजेज़ में एडजस्टमेंट हो जाएगी, तो उसका ये वाला पहलू भी हमने देखा कि बिल्कुल ठीक हो जाता है और मसला नहीं होता। ठीक है? अब अगला सवाल इसी चीज़ से मुतल्लिक़ ये है कि क्या स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज़ या दवाइयों के इस्तेमाल के साथ प्रेगनेंसी में तो कोई मसला नहीं होता, बच्चों की सेहत के ऊपर तो असर नहीं पड़ेगा? ये अगेन एक बहुत अहम सवाल है। तो अब इसका भी ये कि इसमें स्किज़ोफ्रेनिया का जो ताल्लुक़ है इनफर्टिलिटी के साथ, कि उसमें बच्चा होने का इम्कान नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है? कि इन दवाइयों के साथ ये मसला नहीं है। अगर जैसे हम मेल की मिसाल लेते हैं तो उसमें स्पर्म काउंट है या बाकी इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें दवाइयों के साथ इस तरह का मसला कोई नहीं है कि उससे इनफर्टिलिटी के चांस कम हो। अगर हम फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं कि उसमें भी एक इनफर्टिलिटी, मैंने बता दिया मेल फीमेल एक ही मसला है कि उसमें कोई इनफर्टिलिटी के चांस कम होने के चांस नहीं है। हाँ, फीमेल्स के अंदर कुछ दवाइयों के साथ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं। ठीक है? और अगेन वही पहले वाली बात कि अगर कोई इस तरह की चीज़ आए भी, तो अपने साइकियाट्रिस्ट से लाइज़ॉन रखें और वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब हम आ जाते हैं प्रेगनेंसी के ऊपर। आप प्रेगनेंसी के अंदर क्या स्किज़ोफ्रेनिया की दवाइयाँ इस्तेमाल हम करें या ना करें? ये अगेन एक बहुत अहम सवाल आ गया। अब प्रेगनेंसी के अंदर हमने ये देखा है कि स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर की दवाइयाँ जो ज़्यादातर दवाइयाँ मौजूद हैं। अच्छा, इससे भी पहले मैं एक स्टेप और पहले चलता हूँ कि प्रेगनेंसी में एक जनरल रूल ये है कि अद्वियात का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, एक जनरल रूल ये है।
लेकिन जब इस तरह का मसला आ गया, स्किज़ोफ्रेनिया की अलामात हैं और उसमें रिस्क और बेनिफिट जब हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम दवाई छोड़ते हैं तो कितना रिस्क है, दवाई देते हैं तो कितना रिस्क है, तो दवाई देने के हवाले से रिस्क जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, अब जो दवाइयों का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में है उसमें इसमें बच्चों की सेहत के ऊपर उसके चांसेस रिस्क देखा ये गया है कि इन अद्वियात के जो स्किज़ोफ्रेनिया की दवाइयाँ होती हैं उनके प्रेगनेंसी के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा मुज़र असरात नहीं होते। बहरहाल उसमें भी तहकीक के साथ कुछ दवाइयों के हवाले से रिकमेंडेशन है कि अगर प्रेगनेंसी है तो ये दवाइयाँ बाकी दवाइयों के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं या कम सेफ़ हैं, तो उसकी भी एक लिस्ट मौजूद है। अगर ये भी हो तो अपने साइकियाट्रिस्ट के साथ डिस्कशन के साथ उनकी डोज एडजस्टमेंट या दवाई के चेंज के हवाले से भी डिस्कशन की जा सकती है। अब अगला सवाल ये भी बहुत अहम है कि हमने स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ की शादी भी तो कर दी कि ठीक है जी, आपने कह दिया कि स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ शादी कर सकता है, कर दी, दवाई खा रहा है, जॉब भी कर रहा है, ठीक है। अब अगला सवाल ये है कि क्या इस बीमारी का बच्चों में आने का इम्कान है या नहीं? अगेन बहुत अहम सवाल है, ठीक है। देखिए, जितनी भी साइकियाट्रिक बीमारियां हैं उसमें साइकियाट्री के अलावा बाकी जितनी भी बीमारियां भी हैं उसमें बच्चों के अंदर बीमारी के आने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। वो कितने ज़्यादा होते हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। जनरल पॉपुलेशन में कहा जाता है कि स्किज़ोफ्रेनिया के आने के इम्कानात 1% होते हैं, यानी 100 में से कोई 1%, ठीक है। अब लेटेस्ट रिसर्चर्स ने इसको मज़ीद कम कर दिया, रेंज बता दी, 0.5 से 1% तक चांसेस होते हैं, ठीक है। अब अगर किसी का एक फैमिली मेम्बर को स्किज़ोफ्रेनिया है, मसलन वालिद को है या मदर को है, तो बच्चों में बीमारी के आने के इम्कानात जो हैं वो 10% से लेकर 15% हो जाएंगे, इस रेंज में। अब 10 से 15% का मतलब ये है कि अगर 10 बच्चे होंगे तो इसमें एक बच्चे में आने का इम्कान है बीमारी के और बाकी के 9 में आने का इम्कान नहीं है। ये पहलू सामने रखें। अगर मैं 10% कहता हूँ कि 10% चांस है, इसका मतलब ये भी है कि 90% चांस नहीं है। दूसरी बात ये कि चूँकि पहले से पता है कि एक फैमिली मेम्बर को स्किज़ोफ्रेनिया है और उसमें इस तरह की अलामत आती हैं, तो देखा ये गया है कि अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो फैमिली ज़्यादा विजिलेंट होती है। बच्चे में अगर थोड़ी बहुत अलामत के अंदर कोई तब्दीली महसूस हो रही हो तो वो उसको जल्दी पिक कर लेते हैं और उसका जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। और ये तो रिसर्च से साबित शुदा है कि जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है उतना उसकी कॉम्प्लिकेशन, पेचीदगियाँ वो कम होती हैं और बेहतरी होने के इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब इस सारी वीडियो में हमने स्किज़ोफ्रेनिया का जो मरीज़ है वो क्या शादी कर सकता है या नहीं, सिर्फ हमने इसका जवाब नहीं दिया, बल्कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम शादी करते हैं तो कौन कौन सी एहतियातें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका लिहाज रखा जाता है या कौन कौन सी ऐसी पेचीदगियाँ आती हैं उनको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके सामने एक ज़हनी सेहत के हवाले से कोई ना कोई मौजू लेके हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।